हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम जो हरियाणा जीके का जो एचटेट के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनमें जो हरियाणा जीके पूछी गई है, आज मैं उनको कवर करवाऊंगी। लगभग हम 2 या 3 पेपर कवर करेंगे इसमें, और इसमें जो भी हरियाणा जीके से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उनको भी कवर करेंगे। और आपको देखते रहना है कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, और उस टॉपिक को आपको अच्छे से क्लियर करना है। मैंने टॉपिक की बहुत सी वीडियो भी बनाई हैं, आप टॉपिक के भी चैनल पे जाके देख सकते हैं टॉपिक की वीडियो। और टॉपिक की वीडियो भी जारी रहेगी साथ के साथ, और इनको भी कवर करेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को अगर आपको क्रैक करना है तो प्रीवियस ईयर कम से कम 5 ईयर के प्रीवियस ईयर तो आपको करना ही पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो पेपर रहेगा मैं बता दूं आपको, टीजीटी और पीजीटी का रहेगा 2017 का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हरियाणा की 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं। तो यहाँ पे ये 2017 का पेपर है, तो उस टाइम पे कौन सी विधानसभा थी? 13वीं विधानसभा थी। कौन सी विधानसभा थी? 13वीं विधानसभा थी। और अब कौन सी विधानसभा थी? अब 14वीं विधानसभा थी, जिसको भंग कर दिया गया था। और अब जो गठन होगा, जो कि कल होगा, वो होगी हमारी 15वीं विधानसभा। तो आपको फैक्ट्स याद रखना है करंट के हिसाब से। 14वीं के पूछ सकते हैं आपको, 14वीं विधानसभा में डिप्टी स्पीकर और स्पीकर कौन होगा, तो कौन था? तो हमें पता है डिप्टी जो स्पीकर है 14वीं में, जो स्पीकर रहेंगे वो रहेंगे ज्ञानचंद गुप्ता रहेंगे। और ये पंचकुला विधानसभा से इनका संबंध रहेगा। और जो डिप्टी स्पीकर रहेंगे वो रहेंगे, उपाध्यक्ष रहेंगे रणवीर गंगवा, जो कि हिसार की नलवा सीट से रहेंगे। किसे? हिसार की नलवा सीट से आपको याद रखना है। आई होप मैंने करंट की चीज़ बता दी। 13वीं विधानसभा का भी अगर बाई चांस पूछ लिया जाए तो उपाध्यक्ष थे संतोष यादव, और जो अध्यक्ष थे वो थे कंवरपाल। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की नदी जो राजस्थान में उद्गमित होती है। उद्गमित का मतलब है राजस्थान से जो निकलती है। राजस्थान से जो निकलती है तो मारकंडा, साहिबी, घग्गर या सरस्वती। तो इनमें से कौन सी जो राजस्थान से निकलती है? हमें पता है जो कि साहिबी नदी है वो कहाँ से निकलती है? वो राजस्थान में बहरोड की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से? बहरोड की पहाड़ियों से। मैंने आपको जो हरियाणा की नदियों को डिटेल में अच्छे से कवर करवाया है बहरोड की पहाड़ियों से। और हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी? लगभग 120 किलोमीटर है। और ये बहरोड की पहाड़ियाँ भी अरावली जो श्रृंखला है उसका भाग रहेंगी। और घग्गर नदी मैंने बताई थी कहाँ से निकलती है? डाक साहिब की पहाड़ियों से निकलती है। डाक साहिब की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश से मैंने बताया था आपको। और सरस्वती नदी का जो स्थान रहेगा वो रहेगा आदिबद्री स्थान से ये निकलती है। हरियाणा के आदिबद्री नामक स्थान से इसका प्रवेश करती है हरियाणा में, मैंने आपको बताया था। और जो मारकंडा नदी रहेगी ये भी हमारी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के नाहन नामक स्थान से ये निकलती है, हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है। मैंने आपको नदियाँ बताई थी कि 2 तरह से हमें नदियाँ याद करनी है। एक पूर्वी अपुहा तंत्र की नदी तो रहेगी हमारी यमुना नदी, और एक उत्तर अपुहा तंत्र की नदी और दक्षिणी अपुहा तंत्र की नदियाँ। आपको ऐसे याद करना है, जिसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस स्थित है। कहाँ पर ये रहेगी? ये पूछा गया है। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म रहेगी वो रहेगी TITS। तो ये कहाँ पे रहेगी? ये रहेगी भिवानी में। आपको याद रखना कहाँ पे? भिवानी में रहेगी। और इसकी स्थापना पूछी जा सकती है आगे। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। और इसके साथ ही भिवानी में है भिवानी टेक्सटाइल मिल, वो अलग है भाई, ये अलग है। द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस ये अलग है, और भिवानी टेक्सटाइल मिल ये अलग है, जिसको BTM शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं हम। उसकी स्थापना हुई थी 1937 में। जो भिवानी टेक्सटाइल मिल है उसकी स्थापना 1937 में हुई थी। और द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इसकी स्थापना हुई है 1943 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व। तो हमें पता है हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार कितना था? हरियाणा की जनगणना के अनुसार 573 जो रहेगा हरियाणा का जनसंख्या घनत्व रहेगा। और जो सबसे ज़्यादा रहेगा वो रहेगा फरीदाबाद का, कितना? 2442। 24 लिख के हम उल्टा कर देंगे 2442। ये कहाँ का रहेगा? ये रहेगा सबसे ज़्यादा फरीदाबाद का। और सबसे कम रहेगा सिरसा का, वो रहेगा 303 पर व्यक्ति किलोमीटर रहेगा ये।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर भारत का पूछ लिया जाए तो भारत का जनसंख्या घनत्व ओवरऑल जो इंडिया का रहेगा उस टाइम पे 2011 की जनगणना के अनुसार उस टाइम पर जो भारत का जो जनसंख्या घनत्व वो था 382 ये आपको याद रखना है। हरियाणा का रहेगा 573 और 382 रहेगा पूरे इंडिया का। नेक्स्ट है, हरियाणा की प्रथम आणविक ऊर्जा परियोजना स्थापित की जा रही है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ भी लिया गया है। और ये कहाँ पे है, गोरखपुर में स्थापित की जा रही है। और गोरखपुर में इसका जो उद्घाटन कई बार पूछा गया कि कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, ये किया गया था 13 जनवरी 2014 को। 13 जनवरी 2014 को ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 86 सन 2017 में हरियाणा सरकार ने प्रवासी हरियाणा दिवस का आयोजन कहाँ किया था। तो ये प्रवासी हरियाणा दिवस 2017 से ही हरियाणा में मनाया जाने लगा। सबसे पहला जो प्रवासी हरियाणा दिवस मनाया गया था ये बनाया गया था 2017 में, ये आपको याद रखना है। और जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो पता है हमें, जब गांधी जी वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, जब गांधी भारत लौटे थे, तो उनके आने के बाद से ही हम प्रवासी भारतीय दिवस उस दिन से मनाते हैं। और ये कहाँ पे मनाया गया था, जो हरियाणा प्रवासी, क्योंकि हरियाणा के बहुत से लोग अब विदेशों में जाने लगे हैं और विदेशों से जब भी वे लौट के आते हैं तो उसके लिए भी हरियाणा ने भी एक पहल शुरू की कि हरियाणा प्रवासी दिवस मनाएंगे। और इस दिन ये पहला दिवस मनाया गया था। और इस दिन बहुत से जो हरियाणा के लोग विदेशों में रहते हैं वो इस फंक्शन में शामिल हुए थे। और ये बनाया गया था किंगडम ऑफ ड्रीम गुरुग्राम में। और इसकी जो स्थापना किंगडम ऑफ ड्रीम की जो स्थापना की गई थी 2010 में की गई थी। और ये स्पेशली इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, मठ जिसका बाबा मस्तनाथ ने जीर्णोद्धार किया और मुख्य केंद्र के रूप में चुना वह था। तो यहाँ पे जो बाबा मस्तनाथ है उसके बारे में पूछा गया है। तो बाबा मस्तनाथ ने जो मठ का जीर्णोद्धार किया था वो था स्थलभोर। और इसका स्थापना भी पूछ ली जाती है। स्थलभोर मठ की स्थापना किसने की थी, 8वीं शताब्दी में की गई है। 8वीं शताब्दी में चौरंगीनाथ ने इसकी स्थापना की थी। चौरंगीनाथ ने, आपको याद रखना है, चौरंगीनाथ ने स्थापना की थी। लेकिन जीर्णोद्धार पूछा जाए तो वो किया था किसने, बाबा मस्तनाथ ने, आपको याद रखना है। और बाबा मस्तनाथ का मेला भी कहाँ पे लगता है, वो भी रोहतक में लगता है, स्थलभोर में। ये भी आपको याद रखना है। मेले मैंने आपको करवाए थे, उसमें आपने देखा होगा। नेक्स्ट है, बू अली शाह का मकबरा स्थित है। बू अली शाह का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो बू अली शाह का मकबरा कहाँ पे रहेगा, पानीपत में रहेगा। बहुत से मकबरे हैं पानीपत में। अल्ताफ हुसैन आली की दरगाह भी पानीपत में है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, ज़्यादातर जो मकबरे, अगर आपको याद नहीं हो तो मकबरे ज़्यादातर पानीपत में है। और जब मैं मकबरे करवाऊंगी तो आपको ये टॉपिक भी आपको क्लियर हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। राष्ट्रीय उद्यान में हमें पता है हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुरुग्राम में रहेगा, सुल्तानपुर गुरुग्राम में रहेगा। और दूसरा रहेगा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। 2 ही ये राष्ट्रीय उद्यान हैं हरियाणा में, मैंने करवा दिए हैं ये। और इसको जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1991 में मिला था। और जो बर्ड्समैन ऑफ इंडिया जो कि सलीम अली हैं, उन्होंने इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को जो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2003 में मिला था। और जो सबसे बड़ा रहेगा वो रहेगा कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, बड़ा रहेगा, और सुल्तानपुर छोटा रहेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये 2 ही उद्यान हैं, इनके बारे में इतने फैक्ट तो आपको याद ही होने चाहिए। नेक्स्ट है, 31वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की सहभागी राष्ट्र था। उस टाइम पे जो 31वां लगा था, तो उस टाइम पे करंट के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था। अभी आपको उस टाइम का नहीं याद रखना। अभी जो 2024 में जो मेला लगा था उसके बारे में आपको याद रखना है। 2024 नहीं और 2023 इन दोनों को याद रखना है। 2023 का मैं आपको बता दूं, ये लगा था 3 से 19 फरवरी को लगा था मेला। और इसमें थीम कंट्री कौन था, थीम कंट्री पूछा जाता है कई बार। थीम कंट्री रहेंगे संघाई संगठन था, जिसमें बहुत से संघाई संगठन, जिसमें कौन कौन आते हैं संघाई संगठन में, रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब जो आते हैं, ये आपको संघाई संगठन के जितने भी सदस्य लोग हैं वे सभी इसमें आते हैं। तो वो थीम कंट्री में थे। थीम स्टेट में 7 सिस्टर के साथ साथ सिक्किम स्टेट भी था, ये भी आपको याद रखना है। अब जो 34वां जो सूरजकुंड मेला अभी जो लगा है वो कौन सा लगा है, अभी लगा था 37वां सूरजकुंड मेला 2024 में। संस्करण कौन सा रहेगा, ये 37वां रहेगा सूरजकुंड मेले का। और इसमें थीम कंट्री अगर पूछा जाए,
थीम कंट्री रहेगा गुजरात से रिलेटेड अब की बार जो संस्कृति है, गुजरात की संस्कृति को ज़्यादा प्रदर्शित किया गया था, ये आपको याद रखना है। और ये जो लगा था अब की बार लगा है 2 फरवरी से 18 फरवरी तक ये मेला लगा है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमने एक जो लेवल है उसको कर लिया है, अब सेकंड लेवल के करते हैं हम। 2016 के ग्रीष्म पैरालंपिक में हरियाणा मूल के कितने एथलीटों ने पदक जीता? तो ये उस टाइम के जो करंट अफेयर थे उस टाइम का पूछा गया है, आपको इतना पुराना नहीं पूछा जाएगा। आपको अभी जो ग्रीष्मकालीन हुए हैं 2024 में, उसको ध्यान में रख के याद करना है। 2024 में जो पैरालंपिक में कितने मेडल आए? 29 आए हैं लगभग, और 29 में से 7 हमें क्या मिले हैं? 7 मिले हैं गोल्ड्स और 9 सिल्वर मिले हैं, और बाकी कितने बच गए? 13 मिले हैं हमें ब्रोंज। तो ये आपको याद रखना है, लगभग 29 मिले हैं, और जिसमें से जो मेडल मिले हरियाणा को लगभग 8 मेडल मिले हैं, जिसमें से 2 तो हमें गोल्ड मिले हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो कितने हरियाणा को कितने एथलीटों ने जीता है? तो 8 ने जीता है। अगर हरियाणा की दृष्टि से पूछा जाए तो हरियाणा के मूल कितने हैं? 8 हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? हरियाणा के राज्यपाल कौन नहीं थे? BN चक्रवर्ती, हरचरण सिंह बरार, शिवराज पाटिल या धानीक लाल मंडल? तो इनमें से हरियाणा के जो BN चक्रवर्ती हमें पता है क्या थे, हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। तो BN चक्रवर्ती भी हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं, धानीक लाल मंडल भी रह चुके हैं, और हरचरण सिंह बरार भी रह चुके हैं। लेकिन जो शिवराज पाटिल हैं वो हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। तो आपको इनके बारे में एक बार राज्यपाल वाला टॉपिक अच्छे से कवर करना है। और BN चक्रवर्ती उनसे रहे थे, हमें पता है 1967 से 1976 तक BN चक्रवर्ती ही हमारे क्या रहे थे? राज्यपाल रहे थे। और धनिक लाल मंडल जब राज्यपाल थे तो उस टाइम पर ही क्या लगा था? 1991 में राष्ट्रपति शासन लगा था, ये भी याद रखना है आपको। 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, 1967 में, 1967 के 10 साल बाद 1977 में, 1977 के बाद 1991 में। 1967 में राज्यपाल थे BN चक्रवर्ती, और 1991 में मैंने अभी बताया धनिक लाल मंडल, और बच गया कौन? 1977 में कौन थे? ये भी आपको याद रख लेना है, जय सुखलाल हाथी, ये भी आपको याद रख लेना है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए, खप्परवास कहाँ पर है? झज्जर में, बिल्कुल सही है, खप्परवास झज्जर में रहेगा। अभ्यारण्य से ये क्वेश्चन आए हैं, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में, बिल्कुल सही है। वीर शिकारगढ़ कहाँ पे? पंचकुला में, ये भी सही है। अबूब शहर कहाँ पे है? सिरसा में, बिल्कुल सही। इनका मिलान क्या हुआ है? सेम टू सेम, ऐसे ही इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 यही हो जाएगा। तो आंसर 1 हो जाएगा। खप्परवास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में ही है, नाहर रेवाड़ी में है, और अबूब शहर सिरसा में है। और कौन कौन से बच गए? और छिलछिला कहाँ पे रहेगा? छिलछिला रहेगा कुरुक्षेत्र में, छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य, और कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य यमुनानगर में रहेगा। तो ये आपको अभ्यारण्य भी अच्छे से कवर करके जानी है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के आधार पर हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, हरियाणा की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर थी 19.90%। लेकिन अगर भारत की पूछ लिया जाए तो भारत की थी उस टाइम पर 17.70%। ये आपको भारत की भी याद रखनी है और हरियाणा की भी याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी 2011 की जनगणना के अनुसार गुरुग्राम में। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किसकी थी? गुरुग्राम की 73%। और कम कहाँ पे हुई थी? कम हुई थी झज्जर में। झज्जर में कितनी? लगभग 8.9%। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2017 को हरियाणा की 13वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 13वीं विधानसभा के बारे में पूछा है। 13वीं विधानसभा, क्योंकि ये 2017 का है तो 13वीं के बारे में ही पूछेंगे। तो 13वीं विधानसभा थी वो कब से कब तक रही? 2014 से 2019 तक क्या थी? 13वीं विधानसभा थी। और 2019 से 2024 तक हमारी कौन सी रही? 14वीं विधानसभा रही। तो 2014 से 13वीं विधानसभा में महिलाएं कितनी थी? 13 महिला थी। और 14वीं विधानसभा में कितनी थी? 14वीं विधानसभा में 9 महिला थी, और जिनमें सिर्फ एक को ही मंत्री बनाया था, हमें पता है, कमलेश टांडा को। और अगर पहली विधानसभा में महिलाएं पूछ ली जाएं तो पहली विधानसभा में सिर्फ 4 महिलाएं थी। कितनी? 4 महिलाएं थी, आपको याद रखना है। अभी जो नेक्स्ट 15वीं विधानसभा का गठन होगा उसमें कितनी महिलाएं रहेंगी, वो आपका करंट का जो क्वेश्चन हो जाएगा। कल ही जो हमारा जो सरकार है उसका गठन हो जाएगा, उससे संबंधित आपको सभी क्वेश्चन कवर कर लेने हैं। मैं आपको करंट की एक वीडियो भी डाल दूंगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सदरुद्दीन
ये 1857 की क्रांति के नेता हैं। किसने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो सदरुद्दीन मेवाती ने, बिल्कुल सही है, मेवात से किया था। नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ से किया था, बिल्कुल सही है। गफूर अली पटौदी, ये गलत दिया हुआ है, गफूर अली ने पटौदी से नहीं किया था, अकबर अली ने किया था पटौदी से। किसने? अकबर अली ने पटौदी से किया था। और अहमद अली ने फरूखनगर से किया था, ये सही है। तो गफूर अली ने किया था पलवल से, ये आपको याद रखना, कहाँ से किया था? पलवल से किया था। तो ये अपना देख लेना, जो भी आंसर सही रहे। तो इसमें सबसे गलत कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर 3 सही हो जाएगा इस आंसर के। हथकरघा का शहर मोस्ट इंपोर्टेंट है हथकरघा। हथकरघा किसको क्या बोलते हैं? हैंडलूम बोलते हैं। और हैंडलूम सिटी कौन सा रहेगा? हमारा पानीपत रहेगा। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद रहेगी। स्टील सिटी रहेगी हिसार। नेक्स्ट है दीनदयाल जन आवास योजना के बारे में अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीनदयाल योजना, पहला कथन दिया हुआ है, योजना निम्न और मध्यम संभावनाओं के शहरों के लिए प्रोज्य है। द स्कीम इज एप्लीकेबल इन लो एंड मीडियम पोटेंशियल टाउन्स, बिल्कुल सही है ये बात। नीति का उद्देश्य है, पॉलिसी का क्या एम है? डेवलपमेंट ऑफ लो प्राइस हाउसिंग इन टाउन, बिल्कुल सही है ये बात भी। नेक्स्ट है नीति के तहत 15 एकड़ अधिकतम प्रयोजित क्षेत्र होगा। और 150 वर्ग मीटर भूखंड का अधिकतम आकार होगा। तो ये सभी बातें इसमें सही दी हुई हैं। ये योजनाओं से क्वेश्चन आया है, योजनाएं मैंने आपको अलग से भी करवाई थी एक वीडियो में। नेक्स्ट है वह जिला जहाँ यमुना नदी नहीं बहती है। तो यमुना नदी हमें पता है कहाँ पे? पूर्वी सीमा पर बहती है हरियाणा की। और यमुना नदी कलेसर राष्ट्रीय उद्यान से प्रवेश करती है। तो ये कहाँ से बहती है? सबसे पहले यमुनानगर से निकलती है, फिर ये करनाल के बाद फिर ये जाती है पानीपत में, फिर पानीपत के बाद सोनीपत के बाद ये फिर जाती है पलवल में, फरीदाबाद पलवल में ये जाती है। तो इस तरह से पलवल से फिर ये यूपी में चली जाती है। तो इस तरह से हमें याद रखना है। तो ये कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में नहीं बहती, पानीपत भी, पलवल भी और सोनीपत तीनों जगह बहती है। नेक्स्ट है मैंगो मेला आयोजित किया जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का। मैंगो मेला मैंने अभी अभी आपको मेले करवाए हैं, पंचकुला में आयोजित किया जाता है। और पंचकुला में भी कहाँ पे? पिंजौर गार्डन में। और जुलाई के महीने में इसका आयोजन किया जाता है। और मैंगो मेला जो पिंजौर गार्डन है उससे पूछा जाता है, पिंजौर गार्डन को यादवेंद्र गार्डन भी बोला जाता है। यादवेंद्र गार्डन, क्या? यादवेंद्र गार्डन। और इसको यादवेंद्र गार्डन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यादवेंद्र नामक जो पटियाला का जो राजा था उसने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। और इसका जो निर्माण बोला जाता है, इसका जो डिजाइन और निर्माण है वो फिदई खान कोका ने तैयार किया था। ये आपको याद रखना है। और इसको जो अभी जो लगा है 2024 में वो लगभग 31वां मैंगो मेला रहेगा, 31वां आम मेला रहेगा। और आप इस तरह से भी क्वेश्चनों को याद कर सकते हैं। आई होप आपको सभी फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच।